मेरे लिए हमेशा ये था कि एयरफोर्स मतलब एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट, क्योंकि वाई नॉट। सीआई ने आके बताया कि तुमने ऐसे आके बोला था मुझे कि वाई नॉट, फिर मैं तुम्हारा प्रोफाइल देखा। कोई भी एयरक्राफ्ट जब फ्लाइंग के लिए जाता है तो उसके सबसे पहले हम सुबह सबसे फर्स्ट सर्विसिंग करते हैं, जिसको फर्स्ट फ्लाइट सर्विसिंग बोलते हैं। कोई भी एयरक्राफ्ट जब भी कोई फ्लाइंग होती है तो एक मिशन के साथ होती है। मिशन का मतलब है वो एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। जो वो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ नहीं कर सकता जब तक आपने यहाँ से एज ए इंजीनियरिंग आपने उसको साइन नहीं कर दिया आपने उस डॉक्यूमेंट को कि दिस एयरक्राफ्ट इज फिट टू फ्लाई। तो आपको पता है कि अच्छा एक्चुअल में कितने 4 एयरक्राफ्ट हैं, देन यू स्टार्ट वर्किंग। ओके, एटलीस्ट 4 तो मुझे रेडी करने ही करने हैं एनी कॉस्ट, तो उसके ऊपर तो आप जी जान लगा के उसको तो कर ही दोगे। सकता है कि सारे एयरक्राफ्ट में रडार इकट्ठे ही डाउन हो गए, तो आपको पता होना चाहिए कैसे चलती है, कैसे चलाते हैं, क्या यूज है। हाँ, आप कॉकपिट पे बैठने भी चाहिए, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। फ्लाइंग भी फिर करवाना चाहिए। 6 मंथ्स की हमारी ट्रेनिंग हुई है सिर्फ मिराज एयरक्राफ्ट पे, जिसमें आपको सारे सिस्टम्स के बारे में समझाया जाता है। वो जब दिखता था ना काम कर रहे हैं हम, और वो कि ये इंजन पे काम कर रहे हैं, ये इंजन एक्चुअली उस एयरक्राफ्ट को जाके पावर करेगा जो जाके कभी शायद बालाकोट स्ट्राइक में जाके स्ट्राइक करेगा। आपने किया ऐसे उस पे प्रोजेक्ट्स पे काम? ये एग्जांपल दे रहे सिर्फ? नहीं, जो मिराज एयरक्राफ्ट पे मैं मिराज में ही ट्रेंड हुई हूँ। हाँ, तो अब मेरे को एक बार समझाइएगा कि काम क्या होता है इसका, आपका प्रोफाइल। मेरा प्रोफाइल क्या था, ठीक है। तो ट्रेनिंग मैंने इंजीनियरिंग की करी। इंजीनियरिंग के अंदर हमारे यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो सिस्टम्स का मतलब एयरक्राफ्ट सिस्टम भी है, रडार्स भी हैं, मिसाइल्स हैं, और अगर मैं बोलूँ एक एफनेट है जो कम्युनिकेशन नेटवर्क वगैरह है, ठीक है। तो ये 4-5 तरह के सेगमेंट्स हैं। तो मेरे लिए हमेशा ये था कि एयरफोर्स मतलब एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट, और फाइटर एयरक्राफ्ट उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया तो मिराज 2000, ठीक है। तो पर ऐसा मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैंने चूज कर लिया कि मेरे को उसमें जाना है। वो मतलब अपने आप से वैकेंसीज आती थी, अलॉट होता था। और हमारे टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था कि जनरली पूछ लिया करते थे कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, तो पूछा भी नहीं गया था, ठीक है। बट बिकॉज मेरा जो ट्रेनिंग था उसमें रिकॉर्ड अच्छा था, मतलब आई वाज टॉपर उसमें, पूरे उसमें एकेडमिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल को मिलाकर। तो दैट वाज द मेन, उसके वजह से जब मैंने एक बार सीआई को ऐसे बोला कि सर आई वांट टू गो इनटू फाइटर, सो ही हैड कम न्यू, ही वाज टेकिंग इंटरव्यूज। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, आई वाज वेरी मतलब ब्लंट कि सर व्हाई कांट आई गो देयर, क्योंकि कुछ टाइम से वुमेन ऑफिसर्स फाइटर एयरक्राफ्ट में नहीं जा रही थी, ओके, एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर में, ठीक है। तो जब आई तो एक ही वैकेंसी आई थी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की। तो मेरे को जब फाइनल पासिंग आउट पे मेरे सीआई ने आके बताया कि तुमने ऐसे आके बोला था मुझे कि व्हाई नॉट, फिर मैं तुम्हारा प्रोफाइल देखा तो मेरे को ध्यान नहीं था, मेरे को शायद सर ऐसा अच्छा बोला होगा। कहते देन आई सॉ योर प्रोफाइल कि तुम तो अच्छा कर रहे हो, तो नाउ इट्स अप टू यू, यू हैव टू गिव नॉट 100% बट 200% when you go there, so that this can be continued, वुमेन और आती रहे, और next batch can also go there, so then now the onus is on you। देखो इतना तो आपने ऐसे करके बोल दिया, मतलब ठीक है। आई वाज टोटली कि हाँ, तो मेरे को था कि मिराज सिखाऊंगा। अब करना क्या है, मिराज एयरक्राफ्ट में एक तो पायलट है फ्लाइंग कर रहा है, बट उस एयरक्राफ्ट को रेडी करना, मतलब उसको प्रिपेयर करना। कोई भी एयरक्राफ्ट जब फ्लाइंग के लिए जाता है तो उसके सबसे पहले हम सुबह सबसे फर्स्ट सर्विसिंग करते हैं, जिसको फर्स्ट फ्लाइट सर्विसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उस सर्विसिंग में क्या है कि आप पूरे जितने भी एसेंशियल उसके पार्ट्स हैं, उसके जो अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, उसका चेक करते हैं पूरा। हम डेली इंस्पेक्शन बोलते हैं कि आपने उसको ऑन करके देखा चाहिए, लाइट्स जलनी चाहिए, जल रही हैं कि यहाँ पे प्रेशर्स जो होने चाहिए वो प्रेशर्स चाहिए कि नहीं, व्हील्स में प्रेशर्स, पीछे से देख लिया इंजन के अंदर कोई अलग से मार्किंग्स तो नहीं दिख रही हैं आपको, एयर इनटेक में देख लिया कि कुछ अलग से कुछ पड़ा हुआ तो नहीं दिख रहा है आपको। वो सब बेसिक आपने चीजें करी। फिर ये तो हो गया जनरल। देन कौन से मिशन के लिए जा रहा है। कोई भी एयरक्राफ्ट जब भी कोई फ्लाइंग होती है तो एक मिशन के साथ होती है। मिशन का मतलब है वो एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन में आप उसके अंदर ड्रॉप टैंक्स, मतलब जिसमें फ्यूल भरा जाता है, उसको ड्रॉप टैंक्स बोलते हैं। मिराज में से 3 ड्रॉप टैंक्स लग सकते हैं। तो तीनों एट ए टाइम लग के जाना जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द मिशन। और कौन से वेपन्स लगा के जाने हैं। अगर कोई प्रैक्टिस फ्लाइंग भी करते हैं हम लोग, तो भी हम
कुछ ना कुछ ऐसे मिसाइल्स या बेसिकली कुछ पॉड्स लगा के, तो वो फिटमेंट करके उसको रेडी करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट आई एम सेइंग कॉन्फ़िगरेशन में उस एयरक्राफ्ट को रेडी करना. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क विच इज टू बी डन. एंड दीज एयरक्राफ्ट, अगर मेरी फर्स्ट जो सुबह की सॉटी है या फ्लाइट है वो है 6 o'clock की या जनरली 5 o'clock की होती थी, तो आई वुड बी स्टैंडिंग इन द हैंगर 2 hours prior to it at 3 o'clock to prepare those aircrafts, make them ready to pull those aircrafts. उनको हैंगर से बाहर लेकर आके उनको पोजीशन करना टारमैक पे अपने बेस में, उनके सारे चेक्स करके उनको रिफ्यूलिंग करना, उनके सारे कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं चेक करना, कोई ड्यूज तो नहीं रह गए, कोई पेंडिंग, कोई सर्विसिंग तो नहीं, मेजर सर्विसिंग तो नहीं पेंडिंग है, वो सब चेक करके उनको ओके देना. जब आप ओके देते हैं ना, मतलब जो वो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ नहीं कर सकता जब तक आपने यहाँ से एज ए इंजीनियरिंग आपने उसको साइन नहीं कर दिया आपने उस डॉक्यूमेंट को कि दिस एयरक्राफ्ट इज फिट टू फ्लाई. तो जब तक आप उसको साइन नहीं कर देंगे कि आप इट्स फिट टू फ्लाई, मतलब मैं साइन नहीं कर रही हूँ पर मेरे जिनको मैं सुपरवाइज कर रही हूँ, जो टेक्नीशियंस हैं वो साइन कर रहे हैं, तभी वो एयरक्राफ्ट वो पायलट लेके जा सकता है. तो कई बार क्लैशेस भी होते हैं कि पायलट को कुछ स्पेसिफिक चीज चाहिए. हाँ, आपके बहुत बार होते हैं. तो एक दिन पहले आ जाएगा फ्लाइट कमांडर का कि मुझे तो ये 10 या ये 7 एयरक्राफ्ट लाइन पे चाहिए. ठीक है, और आज आप जब फ्लाइंग करके आए, आपने 4 एयरक्राफ्ट में आपने लिख दिया कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है. अब वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक का रडार नहीं चल रहा है, एक के अंदर ये बार बार ये रीसेट हो रहा है, या कुछ आपने प्रॉब्लम्स दे दी आपने लिख कर. आप ट्राई कर रहे हैं अपनी टीम के साथ उनको रिजॉल्व करने के लिए. अब बोलेंगे कि सर नहीं हो पाएगा ये अच्छा नहीं यार ये तो मिशन क्रिटिकल है. पर उनको एक्चुअल में कितने चाहिए. क्या होता है कभी कभी हम स्टैंड बाय एयरक्राफ्ट लेके चलते हैं, पर एक्चुअल में आपको 4 ही एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, पर आपने 7 की रिक्वायरमेंट दे दी. ठीक है, तो आपको पता है कि अच्छा एक्चुअल में कितने 4 एयरक्राफ्ट हैं, देन यू स्टार्ट वर्किंग. ओके, एटलीस्ट 4 तो मुझे रेडी करने ही करने हैं एनी कॉस्ट, तो उसके ऊपर तो आप जी जान लगा के उसको तो कर ही दोगे. देन डिपेंडिंग ऑन द मिशन क्रिटिकलिटी कि अच्छा अभी ये ट्रेनिंग कोर्स के लिए फ्लाइंग चल रही है. क्या होता है, पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, जो फ्लाइंग फाइटर पायलट्स भी आए हैं तो, या जो भी कोई भी पायलट्स होंगे तो उनकी ट्रेनिंग का कोर्स होता है. तो जो भी फ्लाइंग होती है उनकी ट्रेनिंग कोर्स को कंप्लीट करने के लिए होती है. तो वो ट्रेनिंग कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हो रही है या एक्चुअल में किसी मिशन के लिए जाना है. कि कभी कभी वो जब सायरन बजता है और तब जाना है तो वो बात अलग है. तब तो, पर ये अगर सिर्फ ट्रेनिंग कोर्स है तो मतलब थोड़ा सा हम आगे पीछे अगर कर सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है, या कोई एक्सरसाइज नहीं चल रही है, नहीं तो हमारी इंटरनल एक्सरसाइजेस भी होती रहती है, तो वो अलग बात है. बट इसमें फिर क्या होता है कि काफी बार मतलब नहीं हमें ये चाहिए, हमने कहा नहीं हो सकता सर. तो इस पे कितनी बार होता था कि फ्राइडे शाम को सारे के सारे एयरक्राफ्ट में कुछ ना कुछ स्नैक्स से वो डाउन हो जाते थे. ओके, ठीक है, तो ये पॉइंट हमने उठाया कि मतलब फ्लाइंग हो रही है मंडे टू फ्राइडे. ठीक है, आपने फ्राइडे आफ्टरनून तक बढ़िया से सब एयरक्राफ्ट चलाते रहे कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बताया नहीं हमें कि ठीक है, और फ्राइडे आफ्टरनून को लास्ट सॉर्टी के बाद बोल दे कि ये नहीं ये सब में प्रॉब्लम है, और डाउन करती है. ठीक है, और ताकि इंजीनियरिंग टीम जो है वो वीकेंड पे काम करती है. अच्छा, ठीक है, तो हमारा तो सैटरडे वैसे ही चला जाता था. तो अपने तो फिर हमने कहा कि सर ये कैसे हो गया, अगर ये अच्छा ये सब डाउन है तो हमें टाइम चाहिए. अब ऐसे नहीं हो सकता कि सारे एयरक्राफ्ट में रडार इकट्ठे ही डाउन हो गए. फ्राइडे की शाम को हम सारे सबके रडार ही बदल रहे हैं इकट्ठे. ठीक है, तो या इंजन में दिक्कत है तो इंजन ही चेंज कर रहे हैं. तो इट्स अ मेजर एक्टिविटी, टाइम टेकिंग एक्टिविटी, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग. ठीक है, तो देन मतलब फिर होती थी उसके बाद, मतलब यू हैव टू टेक योर स्टैंड एज अ इंजीनियर, है ना. यू हैव टू टेक योर स्टैंड एंड यू हैव टू टेक योर स्टैंड फॉर योर मेन. आपके बंदे कहते थे कि क्या फायदा, हम उनको बोलते कि नहीं आज आप काम कर लो, आपको पक्का आपको सैटरडे ऑफ है. ये नहीं होगा मैम, तो कोई फायदा नहीं, हम कल आना ही है. तो वो मोटिवेट करना ना, और 1-2 बार जब हमने करके दिखा दिया कि नहीं सैटरडे बंद कर दिया हमने, नहीं हम आज अगर क्लोज कर दोगे तो कल नहीं आएंगे. तो उस मोटिवेशन से जब काम कराया उन्हें, तो दे वर आल्सो वेरी हैप्पी कि अच्छा दिस इज आल्सो पॉसिबल, है ना. दैट इज समथिंग, मतलब आई एम टेलिंग यू द प्रैक्टिकल थिंग्स जो एक्चुअल में होती है, ये जो आप फेस करते हो एज इंजीनियर. तो इसमें तो मुझे लग रहा है कि
जैसे अगर आपको सर्विस करना है कोई मशीनरी का, तो आपको पता होना चाहिए कैसे चलती है, कैसे चलाते हैं, क्या यूज है। हाँ। आप कॉकपिट पे बैठने भी चाहिए, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। फ्लाइंग भी फिर करवाना चाहिए। फ्लाइंग भी करवाना चाहिए, तो मैं हमें भी फ्लाइंग करवाया, पीछे से बैठ के कराया। हाँ, आपको जो समझना है, ग्राउंड रन देते हैं हम एक क्राफ्ट का, मतलब जिसमें हम पूरा इंजन के पैरामीटर्स, मतलब स्टार्ट करके एक क्राफ्ट को मूवमेंट नहीं हो रहा है, ग्राउंड पे पूरा एयरक्राफ्ट रन हो रहा है, उसके जितने पैरामीटर्स आप चेक कर सकते हैं। तो जब भी इंजन नया लगता है तो ग्राउंड रन दिया जाता है। दैट इज वन वेरी फैंसी थिंग, ठीक है। मतलब एज अ इंजीनियर आपको लगेगा कि हाँ भाई, मतलब यू फील वेरी प्राउड कि आपने ग्राउंड रन दिया पूरा एयरक्राफ्ट फुल पावर पे। बस वो उड़ नहीं रहा है, उसके नीचे हमने इतने बड़े बड़े चोक्स लगा के रखते हैं कि ताकि बस वो आगे ना बढ़े। पूरा आपको फील होता है अंदर से कि हाँ भाई ये टेक ऑफ कर सकता है। तो आपको इनिशियली पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। 6 मंथ्स की हमारी ट्रेनिंग हुई है सिर्फ मिराज एयरक्राफ्ट पे, जिसमें आपको सारे सिस्टम्स के बारे में समझाया जाता है। उसके अंदर इलेक्ट्रिकल और आपके नेविगेशन सिस्टम्स, रडार सिस्टम्स, आपके इंजन, एयरफ्रेम। आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि जब वो इंजन एयरक्राफ्ट आता है तो वो ये कह के नहीं आता अच्छा मैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्नैक से आया हूँ तो मैं इलेक्ट्रिक वो उसके बैकग्राउंड वाले ऑफिसर के पास जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू आर देयर, you are an engineering officer, you need to know everything irrespective of your background। तो वो पूरी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर हम फिर हमने इनिशियली ये टेट्रा होता है हमारा, जब हमारा इनिशियली ट्रेनिंग पीरियड जो खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारे को अलॉट हो गया एयरक्राफ्ट, जैसे मैंने कहा मेरे को अलॉट हो गया था, उसके बाद हमें टेट्रा में भेजा जाता है। वो क्या होता है? टेक्निकल टाइप ट्रेनिंग। तो हर एक सिस्टम के लिए एक एक टेट्रा बना हुआ है। तो मेरा जैसे मिराज में हुआ तो मिराज का एक टेट्रा है जिसमें पूरी उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको सिस्टम के बारे में समझाया जाएगा। और वो वाला ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी पोस्टिंग आएगी यूनिट के अंदर। तो अब जब यूनिट में जाएंगे तो वहां पे जाके फिर आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग शुरू होती है। वो भी आपकी करीब 2 से 3 महीने मिनिमम होती है, जब आपको एक्चुअल में एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कैसे करते हैं वो आप सीखते हैं। उसमें मतलब आप एक्चुअल में लोगों के साथ बैठ के आप काम कर रहे हैं। तो मतलब उसी टाइम पे फिर धीरे धीरे आप ग्राउंड रन्स भी करना शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि कैसे होता है, आप कॉकपिट्स में तो बैठते ही हैं, जानते हैं कि क्या सिस्टम चलता है। आपको पूरा ट्रेनिंग में ऐसे कराया जाता है कि आपको याद हो कि पीछे से यहाँ तक और यहाँ से कौन से स्विचेस कहाँ पर है। वो पूरा आपको कॉकपिट मॉडल, मतलब वो आपके ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर भी है कितना है। ये तो पायलट्स के तो क्या एक्सेस होती है। हाँ, तो वो आप भी कर सकते हैं एज इंजीनियरिंग में भी आपको कराते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको क्या होता है, जब एयरक्राफ्ट जाने वाला होता है ना, फ्लाई करने वाला होता है, जब वो स्टार्टअप हो जाता है तो इंजीनियरिंग ऑफिसर की क्या जरूरत है, तो एयरक्राफ्ट स्टार्ट होकर जा सकता है। एट टाइम्स उसके अंदर जब वो बैठा हुआ है पायलट, वो उसको ना कुछ प्रॉब्लम लग रही होती है कि यार ये ना जब मैं स्टार्ट करूँ तो ये आ रहा है, अब वो खोल के तो बता नहीं सकता एट टाइम। तो वहां से ऊपर से वो इंडिकेट करता है। आइदर जनरली हमारे नीचे हेडफोन है उस पे बताता है, या कुछ सी पेपर पे लिख के ही जस्ट फ्लैशेस आउट। तो आप नीचे से ना ग्राउंड कंट्रोल पैनल्स भी हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, कुछ आप नीचे से भी चेंजेस कर सकते हो, उस पे स्विच वगैरह है, उसको आप रीसेट करके देखते हैं कि इज इट गेटिंग सॉल्व। एंड देयर समटाइम्स कॉल्स व्हिच एज अ इंजीनियरिंग ऑफिसर या एज अ विद एक्सपीरियंस यू टेक, कि यहाँ पे पीछे वो कह रहे कि एक आप जैसे ही उसने स्टार्ट किया, आपका टेक्नीशियन एक नीचे से जाके चेक करता है कि कहीं पे कोई लीक तो नहीं हो रही। तो आपका एक बार ऐसा हुआ कि सब रेडी है, एयरक्राफ्ट मिशन क्रिटिकल है कि फर्स्ट एयरक्राफ्ट है वो जिसको जाएगा, तो बाकी के जो 4 एयरक्राफ्ट लाइन में तभी वो टेक ऑफ कर पाएंगे। पर वो फर्स्ट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ जैसे ही उसने स्टार्ट किया, पीछे से वहाँ पे एक थोड़ी वो बूंदें गिरने लगी। दैट वाज बेसिकली हाइड्रोलिक ऑयल जो उसके ओलियो लेग में से धीरे धीरे गिर रहा था। देन यू अंडरस्टैंड, फिर वो आया कि अरे मैम वहाँ से तो लीक कर रहे हैं, तो क्या करो, अच्छा कट ऑफ कर दो। नहीं कट ऑफ कर दोगे तो फिर मिशन आपका जो टाइम बाउंड है वो दिक्कत हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो तो आपका दैट्स द लास्ट थिंग, मतलब कि कट ऑफ इज द लास्ट थिंग। तो आप क्या बोलते हो कि अच्छा आप ना स्पीड करो, थोड़ा सा उसको थ्रॉटल दो। आप पायलट को इंडिकेट करते हो कि थोड़ा सा आप उसको बढ़ाओ, लेट्स सी कि मे बी हायर 70% मे बी वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए। क्योंकि कुछ ना कुछ कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा कुछ वहां पे अगर फिलिंग हो गई कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर से, तो वो एक्स्ट्रा ऑयल ड्रिपिंग कर रहा है।
तो वो अगर करोगे तो वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा। तो वो किया, थोड़ा सा और किया, देन यू सी कि अच्छा ये हाँ ये सेटल डाउन हो गया। तो देन बेस्ड ऑन योर, नहीं तो वो तो सिंपल मना कर सकता था, बट ही ऑल्सो हैज दैट कॉन्फिडेंस कि आपने बोल दिया कि नहीं इट्स ओके। When you show that thumbs up to him, he has that confidence that pilot sitting कि हाँ भाई I can go। तो ऐसे कौन कौन से साइन होते हैं जो कॉकपिट से वो बैठे बैठे आपको इंडिकेट करते हैं? कुछ साइंस बताइए, क्या होते हैं, क्या मतलब होता है? हम जैसे बोलते हैं कि ऐसे मतलब कि स्टार्ट करो, इंजन स्टार्ट का सिंबल है जो ये नीचे आपके हमेशा एक ना मार्शलर होता है। जब एयरक्राफ्ट होता है उसके 45 डिग्री पे एक वन पर्सन इज स्टैंडिंग जनरली, ठीक है, जनरली वेयरिंग अ फ्लोरोसेंट जैकेट, ठीक है। इन द नाइट ही वुड बी आल्सो हैविंग दोस फ्लोरोसेंट बैंड्स विद हिम। नहीं तो हमारी कलर कोडिंग करके जैकेट्स रहती है कि अगर ये जो बैठे हैं मास्टर्स हैं ये ग्रीन कलर की जैकेट्स पहनेंगे, जो टारबैक वाला है वो येलो कलर की जैकेट पहनेगा, आर्मामेंट वाला है अगर कोई वेपन वाले के साथ काम कर रहा है तो वो रेड जैकेट पहन के घूमेगा। तो वो ऑलरेडी कलर कोड मार्क करी हुई है। तो वो खड़ा है, उसको वो इंडिकेट करता है। सबसे पहले तो अगर जब वो स्टार्ट करने के लिए पूछता है ना, वो अंदर से पूछता है कॉकपिट में कि स्टार्ट कर दूं, तो वो थम्स अप करके फिर इंडिकेट जब करेगा कि यस यू कैन स्टार्ट, देन ही स्टार्ट्स द इंजन। तो सबसे पहले पायलट करेगा ऐसे, हाँ पायलट पूछेगा कि मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, देन ही सेज, देन वो क्या करेगा, वो थम्स अप कब देगा स्टार्ट करने का, जब उसको नीचे से जो उसका सारा स्टाफ है हाँ साफ ये कर देगा कि हाँ इसके सब क्लियर है, एवरीवन इज क्लियर, व्हेन ही सीज एवरीवन इज क्लियर ऑफ द एयरक्राफ्ट। ऐसा तो नहीं है ना कि नीचे से कुछ कर रहा है या देखने तो नहीं चला गया, तो ही नीड्स टू बी श्योर कि एवरीथिंग इज क्लियर। व्हेन ही सीज दैट देन ही गिव्स दैट थम्स अप एंड देन ही सेज स्टार्ट। ठीक है एंड देन स्टार्ट हो गया, उसके बाद उसको पायलट हैज टू वेट, तो ही सेज दिस कि अभी आप कुछ नहीं करो, ठीक है, कि समवन इज डाउन देयर हु इज चेकिंग द एयरक्राफ्ट। जब आइडल पे होता है तो आप एयरक्राफ्ट के नीचे जाके मतलब केयरफुली, इनटेक के सामने से नहीं जाना, नीचे से जाना है जहां से हवा जा रही है। इनटेक मतलब ये जो एयरक्राफ्ट के साइड से हवा खींची जा रही है उसके सामने नहीं जाना है, तो आप भी खिंच जाओगे, ठीक है, तो वो बहुत केयरफुली करना है। पर नीचे से जाके बेसिकली आप चेक कर रहे हो कि कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द जॉब ऑफ वन एयरफ्रेम फिटर या इंजन फिटर, जो भी जाके करके आएगा वहां पे स्ट्रक्चर फिटर। और वो जब आके वो कहेगा थम्स अप, देन ही आल्सो से थम्स अप, ठीक है, तो देन ही विल कंटिन्यू। तो अगर वो कंटिन्यू करेगा आगे, फिर उसके बाद उसको कुछ प्रॉब्लम दिखेगा, देन ही विल टेल कि या तो वो कुछ कॉल जो हमारा इंटरकॉम लगा हुआ है उस पर कॉल दे देगा, जो वो कॉल का हेडसेट हमारे पास रह गया, किसी भी जो भी इंजीनियरिंग ऑफिसर उसके पास रहेगा। नहीं तो ही विल इंडिकेट विद एंड ही जनरली हैज ऑल दोस पेन पेपर भी होता है, तो उस पे ही जैसे कि ये नहीं हो रहा है, ये वाला मेरे को कुछ टेस्ट्स होते हैं एक्चुअली ना, कुछ इनिशियली जब आपको जाना है कुछ पायलट टेस्ट वगैरह होते हैं, वो कहेगा ये फेल हो रहा है, ठीक है, तो वो फेल हो रहा है, तो आपको अगर आप उधर नहीं हो, आप 4-5 एयरक्राफ्ट स्टडी हो रहे तो हो नहीं सकता ना कि आप हर एक एयरक्राफ्ट के साथ आप ही खड़े हो, तो आपको फिर वो बुला के लाएगा कि अरे वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उस वाले एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम हो रही है मैम, चलो जाके देखना है। तो आप फिर जाओगे, देखोगे कि क्या हो गया, तो देन इट्स फिर आप उससे पूछो कि अच्छा क्या, तो देन ही इंडिकेट्स इस पेपर में कि ये नहीं हो रहा है, ठीक है लेट्स सी। तो उस टाइम तक वो वाला यही करके खड़ा रहेगा कि भाई कुछ आगे पीछे मतलब कुछ मूव नहीं करना है पायलट को, कि समवन इज देयर, ठीक है। इसके अलावा और क्या साइंस होते हैं, कभी देखे हैं यूज किया आपने? हम जनरली क्या करते हैं कि मार्शलिंग के टाइम पे हम यूज करते हैं उसको एयरक्राफ्ट को बुलाने के लिए, तो डायरेक्ट द एयरक्राफ्ट कि कैसे कहाँ से मूव करना है, तो मतलब जिस डायरेक्शन में दिखा रहे हो तो उस डायरेक्शन को मूव करोगे आप, ओके, ठीक है। तो ऐसे करो तो अब वो उसको क्या है ना, उसको ही हैज टू फॉलो दैट लाइन व्हिच इज देयर, येलो लाइन और व्हाइट लाइन, बट दैट मार्शलर इज ऑलवेज देयर टू गाइड हिम। तो ऐसे से करेगा कि हाँ यू कीप कमिंग स्ट्रेट, इफ ही इज डूइंग दिस देन यू कीप गोइंग लेफ्ट, ओके ओके, समथिंग लाइक दैट, दैट्स द इंडिकेशन व्हिच द मार्शलर गिव्स, ठीक है। एंड इफ ही सेज दिस, ठीक है, कट ऑफ, ओके, बंद कर दो, कि देयर इज सम मतलब अगर बहुत ही एकदम से इमरजेंसी कट ऑफ करना है तो इमरजेंसी कट ऑफ ऐसे दिखाएगा, ओके, कुछ ऐसे सिचुएशन अभी आनी चाहिए, अगर सिचुएशन ऐसी आ गई है। नहीं तो अगर हमने कॉल ले लिया कि नहीं ये एयरक्राफ्ट नहीं अब जा सकता, तो वो कहेगा कट ऑफ,
तो आपका तो जो नॉलेज है वो एविएशन में भी यूज होता है, सिविल एविएशन में? हाँ, सिविल एविएशन में बिल्कुल यूज हो सकता है, क्योंकि मेरा पूरा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की मतलब हमने ट्रेनिंग करी है। बाहर क्या करते हैं ना, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर आपने शायद सुना होगा, एएमई कहते हैं, उनके लिए स्पेशली कोर्सेज होते हैं, B1 B2 कोर्सेज करते हैं। बट हम लोगों का एक्सपीरियंस है, बट हमारे पास वो लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस एएमई लाइसेंस नहीं है, बट इट्स द सिमिलर एक्सपीरियंस दैट वी कैरी। एंड फॉर्ज में इट्स नॉट ओनली द एविएशन engineering that I'm doing. I'm also doing management. I'm doing people management. I'm doing I need to procure things, so I'm doing something related to procurement. I need to ensure कि ये stocks इतने हमेशा मेरे inventory में available रहें, कि ये consumables जो मेरे को हमेशा लगते हैं उतने हमेशा रहें। So I'm doing my inventory management also, kind of a logistics management also, and obviously all this is operations, so I'm doing operations management. तो आपका वहाँ से इंटरेस्ट इसमें डेवलप नहीं हुआ टेक्निकल स्टफ में, कि सिविल एविएशन में एज एन इंजीनियर अब जाओ? एज एन इंजीनियर अब आई हैव एक्सप्लोर्ड वन इंजीनियरिंग वाला पूरा टाइम है ना. Now I wanted to get into, and it was more of a techno managers or techno commercial managers, I would say, that experience which I had. So it was not only pure technical thing, it's always has a commercial aspect also, it's always having a management aspect to it. So I would like to get into a thing related to aviation where I can be used as a techno manager kind of a thing. Okay, I get to manage technical people. I'm not directly doing a technical job on the aircraft. I'm managing the people who are doing a technical job over there. एक तरह से ऑफिस वर्क. So office work, it's more like a management of operations. Okay, it's not an office work because जब आप टारमैक पे हैं तो आप दिन रात नहीं देख रहे हैं, धूप छाया नहीं देख रहे हैं कि लड़की काली हो जाएगी, कोई बात नहीं. तो मतलब एक I'll tell you one incident, मतलब एक हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट मिशन डिटैचमेंट्स होते हैं. डिटैचमेंट्स में क्या होता है, एयरक्राफ्ट जाते हैं नई मतलब जहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह के लिए, तो जनरली हम लोगों की काफ़ी डिटैचमेंट्स होती रहती. तो इस चक्कर में मतलब मैंने पूरा ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ सब काफ़ी जगह पे हम लोग घूम लिए उस चक्कर में. तो मेनली जैसलमेर जामनगर जैसी लोकेशंस हैं वहाँ पे भी यूज्ड टू. तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम अब एयरक्राफ्ट्स को जाना है, कल ही जाना है, ठीक है. तो आई टेल यू टू सच इंसिडेंट्स. वन टाइम व्हाट हैपेंड, तो हम आज फ्लाई करके आए हैं, एयरक्राफ्ट रेडी करें, नाइट फ्लाइंग हो रही है. तो ऐसा होता है ठीक है कि नाइट फ्लाइंग हो रही है, नाइट को टेक ऑफ करने का टाइम उसका ही करीब करीब 9 और 10 o'clock है. तो जब तक वो लैंड करके लास्ट की उसकी सर्विसिंग होगी तब तक 2 बज जाएगा. तो एक दिन आप ऑफिस आ रहे हो 3 बजे और एक दिन आप वापस घर जा रहे हो 3 बजे. ऐसा होता था. मतलब वो एकदम मतलब आपके बैलेंस तो बिल्कुल आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आपको किस दिन क्या टाइम पे उठना है. तो वैसा है. तो रात को 2 बज रहे हैं एंड जब वो एयरक्राफ्ट आया तो उसके व्हील में कुछ प्रॉब्लम था, मतलब इट हैड उसका प्रेशर कम था. तो हमें कहा इसको चेंज करना वुड बी बेटर. तो नाइट में भी अंडरटुक दैट एक्टिविटी कि चलो आज अभी रात को ही करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट डे इट्स एन इम्पोर्टेंट मिशन फॉर विच द एयरक्राफ्ट को हम सुबह तक नहीं छोड़ सकते. तभी मेरा फ्लाइट कमांडर ही कम्स टू मी एंड ही सेज, तो you realize it's 2 a.m. in the night and you're the only one working along with all the men. Like, नहीं sir, I didn't even think that. वैसे नहीं सोचा, कभी सोचा नहीं मैंने. बट हाँ मतलब now you say it, हाँ क्योंकि मैं भी इधर ही बैठी थी उनके साथ ही जब वो कर रही थी, क्योंकि रात का टाइम है ना, you don't want कि स्लिप हो जाए कुछ. मैं कर नहीं रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि वो ठीक से हो रहा है काम. आपके वहाँ मौजूदगी से ही लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा जब ये खड़े हैं तो हम भी कर सकते हैं. ठीक है. तो व्हेन माय फ्लाइट कमांडर केम टू मी, तो दैट कॉन्फिडेंस कम्स टू मी आल्सो कि अरे इफ मतलब उनमें इतना वो कंसर्न है मेरे लिए. तो देन व्हेन ही सेड दैट, मैं अरे यस, क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ कि अच्छा हाँ आप अकेले ही हो और कभी इतना सोचा ही नहीं कि अच्छा ऐसा. तो दैट प्रोटेक्ट and secure environment which is there, that is one also aspect of the Air Force, which is very difficult. मतलब आपको बाहर कौन ऐसे आप आराम से काम कर सकते हैं without any tension, रात के 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं ऐसे. but this defense forces में इतना safe environment है कि आपको कभी कोई feel ही नहीं होगा कि आप किसी
अनटूवर्ड सिचुएशन में हो या आप कैसी सिचुएशन में आ गए हो, ऐसा कभी आपको फील नहीं होता। एटलीस्ट मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो मेन हमेशा वैसा ही रहा है काम करने का। आर्मी में एक होते हैं मिलिट्री पुलिस अलग से लोग, हाँ। तो एयरफोर्स में उसका क्या होता है इक्विवेलेंट? एयरफोर्स पुलिस ही होती है हमारी भी। एयरफोर्स पुलिस, हाँ। ओके। तो बट उसमें जनरली मेन ही होते हैं वो सारे। तो अभी फीमेल आनी शुरू हो गए? अभी नया चल रहा है अग्निवीर वायु, अभी हाँ। उनका ट्रेनिंग आई गेस खत्म हो गया था, लास्ट ईयर ही चल रहा था ये। हाँ। तो उनकी इंडक्शन में भी आई वाज पार्ट ऑफ इट। तो हम लोगों को मतलब बता रही ना एयरफोर्स में काफी रूल्स मिले जाते हैं। तो आई वाज इंडिपेंडेंट मेंबर इन दैट पर्टिकुलर बोर्ड जो वो हो रहा था रिक्रूटमेंट के लिए। तो उसमें बहुत सारी मतलब तो दिस इज अ स्टेप टूवर्ड्स, मतलब आई फील इट्स अ गुड स्टेप, राइट। आज तक हमने एक सेगमेंट से हमेशा एक सेट ऑफ मैन पावर कह लो या एक सेट ऑफ फोर्सेस को हमने अलग करके रखा हुआ था। अब उनको लड़कियों को भी हम मौका दे रहे हैं कि आप एज अ टेक्नीशियन, एज अ उस वाले लेवल पे भी आप काम करके देखो। तो उनका रिक्रूटमेंट में उनको बुलाया, उनको भगाया पहले हमने, फिर देखा, फिर उनको सिटअप्स पुशअप्स कराए, उनका जीडी वगैरह करवाया हमने। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था उनसे इंटरैक्ट करना, उनमें भी वो जोश था कि मतलब लेमन लैंग्वेज में आप भर्ती के जो बोर्ड होते हैं उसका मेंबर थे? हाँ। ओके। बहुत सारे सिलेक्शन बोर्ड होते हैं, एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये काफी जगहों पे हमारे मतलब एयरफोर्स के अंदर डिफरेंट लोकेशन से बने हुए हैं। तो उसमें से एक वन ऑफ द बिगेस्ट बोर्ड व्हिच वाज देयर इन कानपुर ऑल्सो। ओके। तो वो एक सिलेक्शन बोर्ड में ये वाला एक चल रहा था कि इनको एंट्री के लिए लड़कियों का, तो उसमें दे रिक्वायर कि विमेन ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हुए थोड़ा, टू इंश्योर कि कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक से सारा एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट। ओके। So that was also very interesting because people come up to you and they see, and it's good to see if someone is getting inspired from you because you have also got inspired from someone, ना? तो ऐसे कभी हुआ आपके साथ कि आप यूनिफॉर्म में जा रहे हो अपने काम से और कोई एस्पिरेंट्स या ऐसे भर्ती के लिए कोई एग्जाम के लोग ऐसे आपको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं? हाँ, तो वो पूछते हैं कभी कभी ऐसे ना, मेट्रो में हम आई वाज ट्रैवलिंग, तो अब एयर हेडक्वार्टर काम करने जाना है तो जनरली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, बहुत आप देखेंगे एयरफोर्स के जितने भी ऑफिसर्स होंगे ट्रैवल कर रहे होंगे तो दे विल बी वेयरिंग अ जैकेट, क्योंकि आप कभी भी यूनिफॉर्म में नहीं दिखा देते आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हुए, फॉर जस्ट टू अवॉइड अननेसेसरी अटेंशन ऑल्सो। एंड तो आप कभी भी अपने रैंक्स फ्लैश करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यू विल नेवर सी कि ऐसे कभी जा रहे। तो it just so happened that someone just maybe my jacket was not, मतलब कुछ उनको they could make out। एक तो आप हम लोग वो women officer को तो बहुत prominently बांध बना के रखेंगे तो वो अलग से हम दिख रहे हैं, and they could make out कि ये कोई एयरफोर्स ऑफिसर, तो आप एयरफोर्स में हैं? हाँ एयरफोर्स में है। तो देन वे लेके अच्छा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो अच्छा ठीक है। तो इट्स गुड कि अगर कुछ भी आप गाइड कर सकते हो, क्योंकि हमें भी बहुत लिमिटेड गाइडेंस थी एंड नहीं होती है एट टाइम्स, लोगों को नहीं पता होता कि कैसे जा सकते हैं एक्चुअल में क्या होता है, जो एक्चुअल में है अंदर। और जो आप सोच रहे थे कि आप तो एकदम मतलब रोज ही कुछ ना कुछ बहुत ही एक्साइटिंग करने वाले हैं, या रोज आप कुछ एकदम आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे यू कैन फाइट, बट एयरफोर्स इज नॉट फाइटिंग विद योर आर्म्स ना, इट्स ऑल फाइटिंग विद योर माइंड एंड टेक्निक, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं एवरीवन इज फाइटिंग, there are many other things which an officer does in Air Force, ठीक है। आप पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते हैं, आप एक हाई प्रोफाइल विजिट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी आपका एज अ ऑफिसर काम हो जाता है। आपका रहा है कोई एक्सपीरियंस हाई प्रोफाइल विजिट? तो एक विजिट थी हमारी डिफेंस मिनिस्टर के, हमारा एयरफोर्स वेटरन्स का डे होता है 14 जनवरी, तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे ग्रैंड स्केल पे, इन विच डिफेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ वाज कमिंग। तो उनकी अरेंजमेंट्स के टाइम पे आई वाज सीइंग कि पूरा उनका आना, उनके साथ उनका अब डिफेंस मिनिस्टर आ रहा है तो पूरा ऐसी, दिस वाज इन यूपी, तो पूरी यूपी पुलिस के साथ टाई अप करना पड़ेगा आपको, उधर के एमपीज के साथ भी आपको एंगेजमेंट करने, क्योंकि वो भी आएंगे उनको रिसीव करने के लिए। एक प्रोटोकॉल होता है, अगर वो लैंड कर रहे हैं और वो आ रहे हैं
क्योंकि इससे एयरफोर्स का खुद का एयरफील्ड है, तो उसी पे लैंड कर रहा है उनका एयरक्राफ्ट। तो उनको रिसीव करने के लिए पूरी एक लाइनअप होती है। तो उस लाइनअप में जितने मतलब आई गेस सिर्फ CM नहीं थे, बाकी जो मेन MPs एंड ऑल सारे थे। एंड फिर हमारे एयरफोर्स के भी जो सीनियर ऑफिसर्स, मतलब CDS से लेके, एयरफोर्स भी नहीं, CDS जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ही वाज आल्सो देयर टू रिसीव द डिफेंस मिनिस्टर। एंड CDS हैं आपके खुद के, हमारे कमांडिंग इन चीफ हैं वो भी हैं, एंड AOC एंड और सब सारे लोग आपकी लाइनअप है। तो आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपको इन ऑफिसर का सारा टेक केयर, उनका रूट आपको चेक करना है, उनका स्टे चेक करना है, उनकी आइटनरी आपको पता होनी चाहिए कि उनका नेक्स्ट कहाँ पर क्या जाना है, वो कोऑर्डिनेशन पहले से करके रखना है। एट टाइम्स उनका प्लान अच्छा ये कैन वी गो देयर ऑल्सो, देन यू इमीडिएटली टाई अप, ओके ठीक है, क्या बेस्ट रूट फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे वो चीज़ ओपन है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें भी आपके पास आ जाती है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एज अ लाइजनिंग ऑफिसर, लाइजन ऑफिसर बोलते। तो वो ड्यूटीज तो आपको मिलती है एयरफोर्स में करने को। तो बेसिक सैलरी क्या होती है जो हर एक लेवल की होती है आपके डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स की? मतलब हमारे लेवल्स होते हैं, गवर्नमेंट लेवल्स होते हैं। तो आपको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल में आप देखेंगे तो व्हेन यू आर वाई रिटायर्ड एज अ विंग कमांडर, तो विंग कमांडर में लेवल 12 होता है। 12A होता है एक्चुअली। एक और हमारा एक स्पेशल सेगमेंट ऑफ लेवल बनाया गया, लेवल 12A। तो उसकी जो भी आज के टाइम पे इक्विवेलेंट सैलरी होगी वो आपको मिलेगी। फिर भी आइडिया के लिए हर एक रैंक का बताना would be very difficult। तो अगर जो I would just say कि क्योंकि वो ओपन सोर्स में है आपके, कितना आपका पे बैंक कितना आएगा, ठीक है। तो मतलब आप शुरू करेंगे करीब लेवल 10 के अराउंड, मे बी लेवल 8-9 के अराउंड मे बी, एंड देन यू ग्रो अप। तो एज अ स्क्वाड्रन लीडर यू अराउंड लेवल 11, आपको हर साल इंक्रीमेंट मिलता रहता है। तो लेवल 11 पे लगभग कितना वो ट्रेनिंग के बाद लेवल नहीं, ट्रेनिंग के बाद लेवल 11 नहीं है। मतलब आप इनिशियली मान लो कि आपने 40-50 के अराउंड स्टार्ट किया है, एंड वंस यू आर आउट तो यू आर क्लोज टू मे बी more than 2, I would say. Out as in जो टॉप मोस्ट हायरार्की है वो? नहीं आउट मतलब जैसे मैंने जो टॉप मोस्ट होगी that would be close to 4 maybe। तो अभी जो आपके हिसाब से जो टॉप मोस्ट हायरार्की है वो 4 ही है, ज्यादा भी है? ज्यादा भी हो सकती है, वो आपको पे स्केल चेंज करने चेक करने पड़ेंगे। क्योंकि वो क्या होता है ना, पे स्केल के बाद क्या होता है कि इंक्रीमेंट होता है। कि मैं लेवल 11 में, जैसे मैं स्क्वाड्रन लीडर बनी, मैं लेवल 11 में आ गई। अब मैं 7 साल के लिए स्क्वाड्रन लीडर रह रही, तो मेरी पे तो सेम नहीं रहेगी ना, हर साल मुझे एक इंक्रीमेंट मिलेगा। तो लेवल 11 में इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 ऐसे करके वो कितने मेरे को इंक्रीमेंट मिल रहे हैं डिपेंडिंग ऑन वो उस लेवल में मैं कब तक कंटिन्यू कर रही हूँ। उस पे डिपेंड करता है। सपोजिंग कि सेम आपके बैचमेट है, सब कुछ सेम है, बट उनका डिपार्टमेंट या आर्म डिफरेंट है। आप हैं इंजीनियरिंग के, वो है फ्लाइंग के, तो इसमें भी सैलरी डिफरेंस होता है? हमारे इसमें क्या होता है कि सैलरी डिफरेंस ऐसे आ जाता है, सैलरी डिफरेंस नहीं बोलूंगी, एक्चुअली हमारी इयर्स ऑफ सर्विस में डिफरेंस आ जाता है। जब हम ज्वाइन करते हैं एज ए इंजीनियर, व्हेन यू ज्वाइन एज ऑफिसर, ठीक है, क्योंकि वो केटर करते हैं कि आपने 4 साल की पढ़ाई करी है, ठीक है। बट बाकी स्ट्रीम जैसे ग्राउंड ड्यूटी या फ्लाइंग में रिक्वायरमेंट इज 3, मतलब आप बैचलर्स होने चाहिए, इसमें आप ग्रेजुएट इंजीनियर्स होने चाहिए। तो आपने 1 साल एक्स्ट्रा दिया है, तो 1 साल क्योंकि आपने एक्स्ट्रा दिया, उसको केटर करने के लिए जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो वो ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको ऑफिसर मान लेते हैं। बट बाकियों को क्या है, वो अंडर ट्रेनिंग उनको फ्लाइट कैडेट ही बना के रखते हैं। तो हम लोग जाके फ्लाइट कैडेट जैसे ही रहते हैं, बट फाइनली आपकी कमिश्निंग डेट जो होती है, जिस दिन आपने अकेडमी ज्वाइन करी थी एज इंजीनियरिंग के लिए बता रही, वो रहती है। बट फ्लाइंग में क्या होता है कि पहले 1 साल आपकी बेसिक, 2 साल की उनकी बेसिक ट्रेनिंग चलती है एक्चुअली। तो वो ज्वाइन आपके साथ जिन पायलट्स ने किया हुआ है, बट फाइनली जो सीनियरिटी आती है ना, वो 2 साल जूनियर हो जाते हैं आपसे। ओह, ऐसा भी कुछ होता है कि जैसे आप डिपार्टमेंट्स, आपका इंजीनियरिंग है, अकाउंट्स है, लॉजिस्टिक्स है, तो फ्लाइंग वाले सेम अगर आपके बैचमेट्स कंसिडर हैं कि सेम डेट को पास आउट हुए, तो वो सीनियर माने जाते हैं आपसे? सेम रैंक पे हो, सेम दिन पास आउट हुआ, बट वो सीनियर आप कंसिडर करोगे, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपको एंटी डेट मिल जाती है।
और स्पेशली क्या होता है ना, अगर आप परमानेंट कमीशन है तो आपको 1 साल का एंटी डेट मिल जाता है। तो मेरे कोर्समेट्स ही जिन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग में मेरे साथ पास आउट किया, क्योंकि वो परमानेंट कमीशन थे इनके पास था, तो 1 साल पहले ही वो स्क्वाड्रन लीडर बन गए। तो मुझसे 1 साल सीनियर हो गए वो, और जो मेरे सीनियर्स थे उनके उनसे भी सीनियर हो गए, जो मेरे से 6 महीने, मतलब वो 1 साल सीनियर ही बन गए ना एक तरीके के। तो वो भी मजाक होता है कि अच्छा आप तो सीनियर है तो तुम सल्यूट करो हमें, अच्छा हाँ तो साथ में हमने तो ट्रेनिंग तो साथ में ही करी है तो उससे सल्यूट होना होगा। तो वो भी चलता रहता है। तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज है, बल्कि मतलब हर एक आर्म फोर्सेस की अलग है। आई डोंट नो नेवी में और आर्मी में कैसा है एग्जैक्टली, क्योंकि एयरफोर्स का तो ये सिस्टम है, नेवी और आर्मी में हो सकता है कि इतना ऐसा स्ट्रिंजेंट नहीं है शायद, क्योंकि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में हर एक के अलग है। जैसे एयरफोर्स में इट्स 10+4, नेवी में इट्स 10+2+2। So once you complete 10 years, you get the option to extend by 2 years, then again with 2 years. So you can decide to leave after 12 years also. In army, you can decide to leave any time after 10 years. मतलब अगर आज मैंने 10 साल में एक्सटेंशन के लिए हाँ बोल दिया और मुझे 6 महीने बाद लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं कंटिन्यू करना, आई कैन पुट अप माई पेपर्स एंड से कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना। तो 14 इयर्स में विंग कमांडर मैक्सिमम जा सकते हो आप, या और भी? नहीं, विंग कमांडर ही जा सकते हो। okay. क्योंकि आप 13 इयर्स कंप्लीशन के बाद ही विंग कमांडर बनते हो। तो आप 1 साल के लिए विंग कमांडर रहते हो 14 इयर्स के। तो दैट इज तो रैंक क्या है? स्क्वाड्रन लीडर सबसे पहले होती है? नहीं, रैंक हुई आपकी फ्लाइंग ऑफिसर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर, फिर ग्रुप कैप्टन। मतलब आप एक तरह से 2IC भी हो सकते हैं कभी। हाँ। तो विंग कमांडर इज अ गुड सीनियर रैंक, क्योंकि आप कितने यूनिट्स में, तो जो रडार की यूनिट्स है, मतलब जस्ट टू टेल इफ समवन इज इंटरेस्टेड जो इंजीनियरिंग में आना चाहता है कि एयरक्राफ्ट है अच्छा, मतलब जैसे ग्रोथ और वैसे एक्सपोजर की बात करूँ मैं, आपको CO टेन्योर मिलता है अगर आप रडार यूनिट्स में आप चले जाते हैं, क्योंकि एक रडार इज अ कम्प्लीटली टेक्निकल यूनिट। तो आप वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर ही बनते हैं, आपको पूरी मतलब एक गाड़ी वाड़ी पूरी मिलती है, छोटी यूनिट रहती है, आपके अंदर लोग बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 30-40 लोग होंगे मैक्सिमम, बट दैट्स डिफरेंट एक्सपीरियंस। मज़ा? हाँ, वो मज़ा है उनका, मतलब उनको प्रॉपर ऑफिसर्स बड़े बड़े। आज यहाँ पे आप एयरक्राफ्ट पे तो आप हमेशा टारमैक पे भाग रहे हैं, कभी डिटैचमेंट में है तो आप उसी में अपने इधर से उधर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी है आप कर रहे हैं मैनेज। So that is the thing.